गुड इवनिंग बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग एक लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन का जो एनिमल वाला जो हिस्सा है वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सक्रीशन हम डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताएंगे, किडनी के बारे में आपको बताएंगे, आगे चल के फिर नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से रेगुलेट होता है, कौन कौन सा हार्मोन, रेनिन हार्मोन सब जो है वो सब डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। डाइवर्स टाइप के डिजीज़ जो कि एसोसिएटेड हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम के साथ वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले कुछ एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें एक्सक्रीशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे इसके डेफिनेशन की, कैसे डिफाइन करेंगे आप एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन से निर्मित, नाइट्रोजन का बना हुआ, नाइट्रोजन से डिराइव्ड, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वेदर वो अमोनिया हो, यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, उसको आप अगर बॉडी से बाहर उसको अगर रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, बॉडी से बाहर कर रहे हैं उसको, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। और इसी से मिलता जुलता एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक का मतलब वाटर एंड आयनिक वॉल्यूम, मतलब सिर्फ वाटर से तो बात नहीं बनेगा, वाटर के साथ मिनरल्स भी होगा, आयंस भी होगा, जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, क्लोराइड है। तो मोटा मोटा करने का मतलब बस यही हुआ यहाँ पर कि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और ऑस्मोटिक बैलेंस कहने का मतलब है यहाँ पर वाटर एंड आयनिक बैलेंस। और आयन कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटासियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, आप उसकी मात्रा को अगर सही तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। तो दो बेसिक टर्म हमने समझ लिया है। जैसे ही बोला जाए व्हाट इज एक्सक्रीशन, आप बोलेंगे कि हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। और बॉडी के अंदर वाटर और आयनिक बैलेंस को, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस को सही रखना, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस, इनके कंसंट्रेशन को सही रखना जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। अब एक पॉइंट बच्चे हम लोग और यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि वर्ल्ड के जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है, कौन यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है, कौन यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा है। ठीक है, पहले एक एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको बता दें। सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया जो होता है वो तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक या जहरीला होता है, लेकिन आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब उसका जो जहरीलापन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास पानी की कोई कमी नहीं हो, पर्याप्त पानी में अगर आप अमोनिया को घोल देंगे तो अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी है, जहरीलापन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। मतलब लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए उसको सही तरीके से एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी से। अब इतना अगर कोई जहरीला पदार्थ है जैसे अमोनिया है, तो उसको बॉडी में हम लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं उसको कि लीवर के अंदर अमोनिया को जो है हम लोग चेंज कर देते हैं यूरिया में, और यूरिया में चेंज करने के बाद उसको ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड से वो किडनी तक पहुंच जाता है और वहां पे जाकर के एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक बार फिर से बता दें, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन अगर आप उसको एक्सक्रीट आउट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त पानी अगर आपके पास मौजूद है बॉडी के अंदर, आप आराम से उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। अब अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा अगर अमोनिया का डेवलपमेंट हुआ तो उस अमोनिया को हम चेंज कर देंगे यूरिया पे। कहाँ पर? लीवर के अंदर। बाद में वो जो है वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा और वहां से किडनी में जाकर के वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। तो ये बात हमारी समझ में आई। तो कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अमोनिया को अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करते हैं?
तो पानी के अंदर फ्रेश वाटर जो भी बोनीफिश है, बोनीफिश कहने का मतलब रोहू मछली, लेबियोरोहिता, कतला मछली, कतला कतला, ये सभी फ्रेश वाटर फिश है। इनके बॉडी से क्या होगा, अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में डेवलप होगा और उनको उसको एक्सक्रीट आउट करना होगा। तो कैसे एक्सक्रीट आउट करेंगे, या तो बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट आउट कर दीजिए, या गिल से मछली जो है अपने, जिसको हम लोग मछली का जो गिल्स होता है वहां से आप उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। किस रूप में, अमोनिया माइंस के रूप में। दो तरीके से वो एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया जितना भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है, जमीन पे पाए जाने वाले जो भी एम्फीबियंस होंगे, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, ये जितने भी हैं यहां पर यूरिया जो होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करता है। जबकि यूरिक एसिड जो है वो डेवलप होता है किनमें, रेप्टाइल्स में, सांप वाला जो ग्रुप है ना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया। तो इस ग्रुप में क्या होगा, पैलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का छोटा छोटा गोल पैलेट्स बनता है। पानी वो लोग ज़्यादा नहीं अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, वाटर की स्कार्सिटी कमी होती है। तो क्या करते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को कम पानी के साथ पेस्ट के रूप में डेवलप कर देते हैं, पैलेट के रूप में डेवलप कर देते हैं, पक्षी हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, और उसको बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो कुछ बेसिक मैंने पॉइंट आपको बताया है। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट in the form of ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड। देखिए बच्चे, हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, हमारे बॉडी से अगर आप रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को तब तो आप उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन अगर आप अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर कर रहे हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को अगर आप बॉडी से बाहर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलिएगा, उसको हम बोलते हैं इजेशन, या इसको हम लोग डेफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना डेफिकेशन या इजेशन कहलाएगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करना एक्सक्रीशन कहलाएगा। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी से बाहर जो आता है, इसमें क्या पाया जाता है, बाइल पिगमेंट्स पाया जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रूप में क्या पाया जा रहा है, बाइल पिगमेंट्स। और ये बाइल पिगमेंट किससे बन रहा है, हेम ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ये जो हेम वाला हिस्सा है ना, यही जो है ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है, बाइल पिगमेंट। और ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड या बॉडी से निकलने वाला एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ओके, तो ये तो बात हो गई किसकी, एक्सक्रीशन की। और अगर ऑस्मो रेगुलेशन का डेफिनेशन बताएं तो वो कैसे बोल सकते हैं, कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक बैलेंस। अब यहां पर ऑस्मोटिक बैलेंस कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब हुआ वाटर प्लस आयनिक बैलेंस, वाटर और प्लस आयनिक बैलेंस। मतलब यहां पर बात क्या हो रहा है, सोडियम का, पोटासियम का, क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट का, इसकी मात्रा जो है अगर आप सही तरीके से बॉडी में रेगुलेट करना चाहते हैं, बैलेंस में रखना चाहते हैं वाटर और आयनिक चीज़ों को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट यहाँ पर और बताए हैं हम आपको, जैसे कि अब हम ग्रुप्स अगर हम देखें कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे 3 ग्रुप हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का,
डेवलपमेंट हो सकता है, यूरिया का डेवलपमेंट हो सकता है, यूरिक एसिड का डेवलपमेंट हो सकता है, और भी है जैसे कि क्रिएटिनिन का डेवलपमेंट होता है, एमिनो एसिड्स का डेवलपमेंट होता है, हिप्यूरिक एसिड का डेवलपमेंट होता है, तो वो सब है। लेकिन मेनली हम लोग जो है इस लेवल पर सिर्फ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की बात करते हैं। अब इसी चीज के आधार पर हम लोग देखें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म को अगर हम बोलते हैं कि यह ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक है, अमोनोटेलिक, क्या कहने का मतलब हुआ? अगर हम बोलेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक है, इसका कहने का मतलब इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ये डेवलप कर रहा है वह क्या है? अमोनिया। अमोनिया को यह एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में डेवलप कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अमोनोटेलिक कहलाता है। अच्छा, अमोनिया जो है एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में इतना टॉक्सिक क्यों है? यह टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि अमोनिया का डेवलपमेंट जो है वो रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप से हो रहा है, डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के एमाइन ग्रुप को जब आप रिमूव करते हैं तो वहां से अमोनिया का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अब देखें कि काफी टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक है तो हम इस अमोनिया को मेटाबॉलिज्म के कारण ये डेवलप हुआ हमारे बॉडी के अंदर, इसको हम फटाक से चेंज कर लेते हैं किसमें? यूरिया में। कहां पर? लीवर में। और यूरिया से पहुंच जाता है हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड से पहुंच जाता है किडनी में, और किडनी में जो है हम इसको फिल्टर आउट कर देते हैं, बॉडी से बाहर करने की प्रक्रिया इसकी शुरू हो जाती है। अब देखिए किसमें डेवलप हो रहा है ये? तो जो भी आपका फ्रेश वाटर बोनीफिश है, फ्रेश वाटर बोनीफिश, जैसे कि लेबियोरोहिता, रोहू मछली जिसको कहते हैं, लेबियोरोहिता, कतला कतला, ये सब जो भी मछली है फ्रेश वाटर, वहां पे कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट भी, एक्वेटिक इंसेक्ट में भी ये डेवलप होता है, और पानी के अंदर पाए जाने वाले जो एम्फीबियंस हैं वहां पर भी जो है अमोनिया एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में डेवलप हो रहा है। ओके, दूसरा देखेंगे बच्चे। दूसरा हम बात करते हैं यूरिया का। सबसे कॉमन है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि यह जो है, अगर यूरिया को आप एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं बॉडी में, तो क्या कहिएगा उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक। जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में डेवलप कर रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक बोलेंगे आप उसको। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैमल्स, हम लोग जो हैं वह यूरिया को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में ग्रो करते हैं, मैमल्स हो गया। इसके अलावा जो मैरीन फिश है, समुद्री मछलियां जो होती है, मैरीन फिश, वो भी यूरिया को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करती है। तो मैमल्स हो गया, मैरीन फिश हो गया, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, सूखे जमीन पर पाए जाने वाले जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर भी जो है इसका डेवलपमेंट होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें, तीसरे प्रकार का जो हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की बात करते हैं तो जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में ग्रो करता है उसको हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक। हम उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। जैसे कि, और ये क्या करते हैं? पैलेट्स के रूप में। मैंने पहले ही बताया वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा होता है इनके शरीर में, तो पानी की कमी से के कारण यह एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बहुत ही कम मात्रा में पानी के साथ मिक्स करके उसका छोटा छोटा पैलेट्स बना देते हैं और उसको अपने बॉडी से लगातार एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं किसके केस में? बर्ड्स के केस में। बर्ड्स में यूरिक एसिड जो है
वह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से बाहर आता है। इसके अलावा किस में देख सकते हैं, रेप्टाइल्स के केस में। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स जो है ये हमारा दो जो है प्राइम एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कि हम यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को देख रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बच्चे कुछ और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की, तो वो भी हम आसानी के साथ देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, इसका दूसरा नाम होता है फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल जो होता है यह एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। यह एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसका है, यह एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या हुआ, नॉन कॉर्डेट्स में आपने पढ़ा है, सॉरी इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी आपने देखा हुआ है इसको, प्लेटीहेल्मिन्थेस को। इसको हम लोग फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हैं ना, फ्लैट वर्म बोलते हैं इसको, प्लेटीहेल्मिन्थेस को। बॉडी जो इनका होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, इसलिए फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं। और काफ़ी जो है वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के केस में जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, या हम देखें एक एग्जांपल सिफेलोकॉर्डेट्स का, सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स में से एम्फिओक्सस का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, एम्फिओक्सस। तो एम्फिओक्सस या प्लेनेरिया के केस में हम लोग देखें तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल को हम लोग जो है एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में देख सकते हैं कि वहां पर जो है एक्सक्रीशन का काम जो है वह प्रोटोनेफ्रीडिया या जिसका दूसरा नाम हम क्या बोल रहे हैं फ्लेम सेल्स, उसके द्वारा जो है ये कंप्लीट किया जा रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नेफ्रीडिया की। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया भी जो है एक एक्सक्रीटरी तो है ही, एक्सक्रीटरी भी है और ऑस्मो रेगुलेटरी भी है। मतलब ना सिर्फ ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, बल्कि वाटर और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी दोनों फंक्शन होता है। किसमें इसको देखते हैं, अर्थवर्म में देख रहे हैं। अर्थवर्म मतलब एनेलिडा ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं। एनेलिडा बॉडी के ऊपर मेटामेरिक सेगमेंटेशंस मौजूद है, पूरे बॉडी के ऊपर। बॉडी जो होता है वो एक्सटर्नली जो है वो डिवाइडेड है, सर्टेन इंटरवल के बाद मेटामेरिक सेगमेंटेशन वहाँ मौजूद है। तो वो बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, नेफ्रीडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग जरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इंसेक्ट की बात करते हैं, जैसे हम देखिए इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कॉकरोच की बात कर रहे हैं, कॉकरोच। यहाँ पर हमारा जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स काफ़ी इफिशियंट स्ट्रक्चर होता है मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो है इंसेक्ट के केस में, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉकरोच, लगातार जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकालता रहता है। इसके बाद देखते हैं बच्चे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि एंटीनल ग्लैंड्स की बात करते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं इसको, ग्रीन ग्लैंड। इसके केस में क्या देख रहे हैं, यह भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, प्रोटोनेफ्रीडिया की ही तरह, नेफ्रीडिया की ही तरह, मल्पिगियन ट्यूब्यूल की तरह। यह भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, क्रस्टेशियंस का। क्रस्टेशिया क्या है भाई, ये क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम का इंडिविजुअल्स, आर्थ्रोपोडा का है, मतलब इंसेक्ट वाला ग्रुप है। लेकिन बात क्या है, ये पानी में रहने वाले एक्वेटिक इंसेक्ट वाला ग्रुप है, क्रस्टेशिया ग्रुप। तो क्रस्टेशिया ग्रुप के अंदर हमारा जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, एंटीनल ग्लैंड कहला रहा है या ग्रीन ग्लैंड कहला रहा है। एग्जांपल की बात करें, प्रॉन, झींगा मछली जो होता है वो क्रस्टेशिया ग्रुप में आता है। और वहां पर आप देखेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो या तो ग्रीन ग्लैंड होगा या एंटीनल ग्लैंड हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमने एक लमसम आइडिया जो है बेसिक एक्सक्रीशन का ले लिया है।
हमने एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का डेफिनेशन समझ लिया। इसके बाद हमने जो है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर लिया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पर सीखा है। ओके बच्चों, अगर हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होगा। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पेयर ऑफ किडनी और किडनी के ऊपर जो है आपको एड्रिनल ग्लैंड नजर आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या, पेयर ऑफ किडनी। आपको वन पेयर ऑफ किडनी जो है वो नजर आ रहा है, राइट एंड लेफ्ट किडनी वो नजर आ रहा है आपको। इसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर ये भी नजर आ रहा है, पेयर ऑफ यूरेटर नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक ओपनिंग यूरेथ्रा भी आपको नजर आ रहा है। तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सब मिलकर के पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सब मिलकर के जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करता है। इसके बाद देखिए बच्चे, अगर किडनी की बात करें तो किडनी जो है वह एक किडनी जो है यह एक रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर कहां पर मौजूद है, लास्ट थोरेसिक। थोरेसिक का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा है रिस्पायरेशन में यूज होने वाला जो हिस्सा है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा जो होता है वो एब्डोमिनल सेक्शन से एसोसिएटेड होता है, लंबर वर्टिब्रा। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में इन बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा हमारा किडनी जो होता है वो मौजूद होता है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास इसका विड्थ है और 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी थिकनेस होती है। और अगर इसके वेट की बात करें तो लगभग 120 से 170 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। ये इसका कंप्लीट जो है वो डायमेंशन एंड वेट। तो हमने देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनी नजर आ रहा है, पेयर ऑफ यूरेटर नजर आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर नजर आ रहा है, यूरेथ्रा नजर आ रहा है। और अगर किडनी के रंग की बात करें तो हल्का सा लाल और ब्राउन, भूरा, वो रेडिश ब्राउन एक स्ट्रक्चर है और ये इसका डायमेंशन है, लेंथ 10 से 12, विड्थ 5 से 7, 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास थिकनेस होती है एंड 120 to 170 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। पोजीशन की बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड जो आपका थोरेसिक वर्टिब्रा है, पीछे की तरफ से इसको आप कोडेली देख सकते हैं, और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, तो लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में आपका जो है ये किडनी जो है वो आपका मौजूद है। ओके, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में मौजूद, ठीक। अब अगर हम इस कनकेव सरफेस को देखें तो किडनी के अंदर की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो ये जो आपको कनकेव सरफेस है, इसके सेंटर में आपको क्या मिलेगा, एक नॉच है। ये इस तरीके का नॉच है और इस नॉच को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस नॉच को हम लोग बोलते हैं हाइलम। ये नॉच हमारा क्या कहलाता है, हाइलम। जो कनकेव सरफेस का जो इनर पार्ट है वहां पर आपको नजर आ रहा है क्या, हाइलम। और इसी हाइलम के थ्रू जो है
इसी हाइलम के थ्रू आप देख रहे हैं कि यूरेटर भी अंदर की तरफ जा रहा है, नर्व्स भी अंदर की तरफ जाता है, ब्लड वेसल्स भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस हाइलम के थ्रू आपका यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये सभी जो है किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ इंटर होता है। और इस हाइलम का जो इनर सेक्शन है, वहां पर हाइलम के इनर सेक्शन की तरफ आपको रीनल पेल्विस नजर आएगा, रीनल पेल्विस नजर आएगा, रीनल पेल्विस, ये वाला हिस्सा जो इस तरीके से एसोसिएटेड किया, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो होता है वो टर्मिनेट करता है, अंत करता है कहाँ पर, कैलाइसिस पे जाके, कैलाइसिस पे जाके रीनल पेल्विस जो है वो आपका टर्मिनेट कर जाता है। रीनल पेल्विस का स्ट्रक्चर अगर आप देखें बच्चे तो यह थोड़ा सा एक फनल जैसा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में टीप बोलते हैं, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो एक इस तरीके का एक फनल, एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर जो है रीनल पेल्विस का होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर, फनल शेप। लैब में देखते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो रीनल पेल्विस का स्ट्रक्चर है। किडनी के आउटर सरफेस पे एक टफ कैप्सूल, ये आउटर सरफेस जो है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फंक्शन का होता है, तो यहां पर आपको एक टफ कैप्सूल नजर आएगा। और किडनी के इनर सेक्शन की तरफ जाएं तो बाहरी हिस्से की तरफ आउटर आपको हिस्सा जो होगा वहां पर कॉर्टेक्स मौजूद होगा, और अंदर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो वहां पे मेड्यूला मौजूद होता है। तो कॉर्टेक्स अंदर की तरफ, सॉरी, कॉर्टेक्स आउटर की तरफ और मेडुला अंदर की तरफ। और मेडुला के पास जो है कुछ कॉनिकल मास मौजूद होता है, कोन के साइज का कुछ कॉनिकल मास भी मेडुला के पास मौजूद होता है, और उस कॉनिकल मास को हम लोग मेडुलरी पिरामिड के नाम से जानते हैं। मेडुलरी पिरामिड, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड का स्ट्रक्चर बोलते हैं। कॉर्टेक्स कभी कभी मेडुला के अंदर इंटर करने का प्रयास करता है। कॉर्टेक्स जो है मेडुलरी पिरामिड के थ्रू मेडुला के अंदर जाने का प्रयास करता है, और जब वो ऐसा करता है तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को कॉलम्स ऑफ बर्टीनी के नाम से हम जानते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी के नाम से हम जो है उसको जान रहे हैं। इसके अलावा बच्चे एक दो पॉइंट और हम आपको जरा बता दें, काफी बेसिक सा पॉइंट है। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहां देखिए दो है, एक है रीनल आर्टरी और एक है रीनल वेन। यहां देखिए रीनल आर्टरी का क्या मतलब है, क्या अर्थ है इस रीनल आर्टरी का। रीनल आर्टरी का मतलब यह हुआ कि जब ब्लड को हार्ट से किडनी तक जाना है, मतलब ब्लड जो है अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा है, किडनी तक पहुंच रहा है, और किसके थ्रू जा रहा है, हार्ट के थ्रू जा रहा है। तो ब्लड जब हार्ट के थ्रू किडनी तक पहुंचता है तो हम इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी का ये काम है, रीनल आर्टरी इस काम को परफॉर्म करता है। और जब वही ब्लड किडनी से रिमूव होगा, रिमूव्ड फ्रॉम किडनी, किडनी से दूर जाएगा ब्लड, रिमूव्ड फ्रॉम किडनी, कौन, ब्लड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रीनल वेन बोलेंगे। तो रीनल आर्टरी का काम है किडनी की तरफ, और रीनल वेन का काम है किडनी से दूर ब्लड को ले जाना। ठीक, इसके अलावा अगर हम एक दो और बेसिक चीज यहां पर देखें, अगर एक दो और बेसिक चीज अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां देखिए कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन, और किडनी के पास मिलियंस में नेफ्रॉन मौजूद होता है, मिलियन में जो है नेफ्रॉन मौजूद होता है।
नेफ्रॉन के पास दो चीजें मौजूद होती हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। मैं डायग्राम बना के इसको क्लियर करूंगा आपको। एक हो गया आपका ग्लोमेरुलस और एक हो गया रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है? यह एक टफ्ट है। टफ्ट का मतलब क्या होता है? गुच्छा। टफ्ट है किसका? कैपिलरी का। टफ्ट ऑफ कैपिलरी फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल्स के कैपिलरी का एक गुच्छा है। कौन? ग्लोमेरुलस। और जब ब्लड ग्लोमेरुलस से दूर की तरफ जाता है तो लेके जाने का काम इफेरेंट आर्टरियोल, लेके आने का काम एफरेंट आर्टरियोल। ये शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। और जब ग्लोमेरुलस से दूर की तरफ ब्लड जाएगा तो वो काम किया जाएगा इफेरेंट आर्टरियोल के द्वारा। तो हमने काफ़ी कुछ बेसिक जो है वो डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन के बारे में पढ़ करके नेफ्रॉन के सारे फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग एक्सक्रीशन डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में और एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सब मैंने आपको बता दिया था। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है और मिलियंस में होता है और वो एसोसिएट करके किडनी के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं। कल मैंने आपको किडनी का पोजीशन भी बता दिया था। थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल कैविटी, क्लोजली जो होता है वो एब्डोमिनल वाल के, डॉर्सल एब्डोमिनल वाल के बहुत ही क्लोजली जो है इसका पोजीशन होता है किडनी का। आज हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही केयरफुली जो है इसको सुनना है। कल मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ऊपर मैंने आपको बताया था ये ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा है जो कि एफरेंट आर्टरियोल के ब्लड वेसल्स का टफ्ट है, एक गुच्छा है। और नीचे वाले हिस्से के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो दो स्ट्रक्चर हैं। डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। डायग्राम देखिए बच्चे, दो वाल का बना हुआ है और थोड़ा सा कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो डबल वाल कप लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है? ये है बॉमेंस कैप्सूल। ये जो डबल वाल कप लाइक स्ट्रक्चर है ये है बॉमेंस कैप्सूल। और इस बॉमेन कैप्सूल के साथ जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, कैपिलरी का जो गुच्छा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों के लिए अगर हम लोग एक शब्द का यूज करें कि इनको एक साथ क्या बोल सकते हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं मल्पिगियन बॉडी। बॉमेंस कैप्सूल ये वाला हिस्सा और ये आपका क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एंड बॉमेन कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्पिगियन बॉडी, या इसका दूसरा नाम क्या है? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा एक साथ कहलाया मल्पिगियन बॉडी या रीनल कैप्सूल। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। किडनी से एसोसिएटेड है, तो जब भी कोई चीज किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसके लिए रीनल शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल वाली बात यहां पर है, रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर
आपको जो फर्स्ट फोल्ड यहाँ नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। पूरा नाम होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल जो होता है एक ट्विस्ट वहां पर डेवलप हुआ जिसमें उसको हम लोग कह रहे हैं क्या? पीसीटी बोल रहे हैं या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नीचे जब हम लोग जा रहे हैं तो आपको एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना? इस तरीके का स्ट्रक्चर, हेयर पिन स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं। तो आपको सेकेंड नंबर पर नजर आ रहा है नीचे जाने पर हेयर पिन स्ट्रक्चर। ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर है वो क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर एक नीचे की तरफ जा रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूप। ये इस तरीके से बना रहा है इसलिए इसको हम लोग लूप बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसको डिसेंडिंग बोलेंगे। जब हम नीचे जाते हैं तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं, ऊपर आते हैं तो असेंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए बोल रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले डिस्कस क्या कर लिए? ग्लोमेरुलस देखे, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, डबल वॉल्ड एक स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है दैट इज कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल। नीचे की तरफ चले गए तो रिनल ट्यूब्यूल मौजूद है। रिनल ट्यूब्यूल के अंदर हमने देखा स्टार्ट हुआ कहाँ से? पीसीटी से, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। नीचे की तरफ आए तो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर एक लूप की तरह यहाँ पर डेवलप्ड है। तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। और आगे की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको ये जो आपका रीनल ट्यूब्यूल है ये आगे जा करके एक और ट्विस्ट का डेवलपमेंट करेगा, और उस ट्विस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला हिस्सा जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी आप देख रहे हैं बच्चे सीधे किसकी तरफ जा रहा है? ये एक स्ट्रेट इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पाइप लाइक सिस्टम में जाकर के फॉल कर रहा है। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे की तरफ बढ़ा और कहाँ पहुंच गया? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला गया। ये तो एक तरीका है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे की तरफ जाकर के सीधे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पहुंच रहा है। दूसरा तरीका यह है कि यही आपका जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यह कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर लेगा और वह पहुंच जाएगा रीनल पेल्विस के अंदर। कल मैंने डिस्कस किया था आपको, जिसका मैंने टर्मिनल पॉइंट आपको कैलाइसिस बताया था, तो वही है ये। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक तो है कि वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला गया, और दूसरा ये है कि वो रीनल पेल्विस की तरफ जो है कन्वर्ज होकर के पहुंच गया है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर देखिए बच्चे, एक बार फिर से बता दें, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो गुच्छा है कैपिलरी का, दिस इज ग्लोमेरुलस, जहां मौजूद है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल। दोनों को जोड़ देंगे तो उसको मल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ जा रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल में तो पहले आ रहा है पीसीटी, फिर आ रहा है एक हेयर पिन जैसा एक संरचना है जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। नीचे की तरफ गया तो डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ गया तो असेंडिंग, और आगे जा करके फिर एक ट्विस्ट बना रहा है जिसको हम लोग डीसीटी के नाम से जानते हैं, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और आगे जा करके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये फॉल कर रहा है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फॉल कर रहा है यह इसका एक तरीका है आगे मूव करने का। दूसरा तरीका यह है कि अपने रास्ते को परिवर्तित करके कन्वर्ज कर जाए और कहां पहुंच जाए? रीनल पेल्विस के अंदर पहुंच जाए। ओके, इसी कंसेप्ट के आधार पर एक बात और हम लोग सीख सकते हैं कि नेफ्रॉन कितने प्रकार का होगा? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। देखिए, नेफ्रॉन दो प्रकार का होता है। एक नेफ्रॉन को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन,
और दूसरा टाइप का नेफ्रॉन कहलाता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो फर्स्ट हो गया आपका क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरा हो गया जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। यहां देखेंगे बच्चे, यहां देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका ग्लोमेरुलस एंड बॉउमेन कैप्सूल का हिस्सा, पीसीटी वाला हिस्सा और डीसीटी वाला हिस्सा, ये सब जो है आपके कॉर्टिकल रीजन्स में, मतलब ऊपर वाला जो रीजन है वो क्या कहला रहा है, ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है कॉर्टेक्स, और नीचे वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, मेडुला। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी ये सब कहाँ मौजूद है, ये सब मौजूद है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में। और अगर ये जो लूप ऑफ हेनले है अगर ये मेडुला में ज्यादा डिप ना करे, मतलब कह सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले डज नॉट डिप मोर इन मेडुला, मतलब ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले का, अगर ये मेडुला में ज्यादा घुसा हुआ नहीं है, ज्यादा डिप्ट नहीं है, ज्यादा डूबा हुआ नहीं है, तो उस प्रकार के नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मतलब ये कहने का मतलब है कि ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी ये तो कॉर्टिकल रीजन्स में है ही, मतलब ऊपरी हिस्से में तो है ही। अगर लूप ऑफ हेनले भी कॉर्टिकल रीजन्स में ही है और अगर लूप ऑफ हेनले का बहुत ही छोटा सा हिस्सा अगर मेडुला के अंदर डिप्ट है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस प्रकार के नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के नाम से जानेंगे। और अगर ये देखें लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लूप ऑफ हेनले मेडुला के रीजन में बहुत ज्यादा डिप कर जाए, तो अगर लूप ऑफ हेनले मेडुला के रीजन में बहुत ज्यादा डिप कर रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन दो प्रकार का हो गया, जब लूप ऑफ हेनले बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सा पार्ट लूप ऑफ हेनले का अगर मेडुला के रीजन में डिप है या डूबा हुआ है या घुसा हुआ है तब उसको आप बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन अगर लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज्यादा मेडुला के अंदर डिप कर गया है, बहुत ज्यादा मेडुलरी रीजन के अंदर उसका इन्वेजन हो गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस प्रकार के नेफ्रॉन को हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां पर और देखिए कि जब एंट्री हो रही है कैपिलरीज की या ब्लड वेसल्स की ग्लोमेरुलस के अंदर, तो उस पार्ट को जहां से जो इंटर कर रहा है, अंदर आ रहा है, उसको हम लोग एफरेंट कहते हैं। और जब यह ग्लोमेरुलस को छोड़ के बाहर की तरफ जा रहा है तब उसको इफरेंट। ए मतलब अंदर आ रहा है, ई मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है ग्लोमेरुलस से। तो ये इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा, ये जो आपका इफरेंट आर्टरियोल है यह आगे जाकर के पर्टिकुलर कैपिलरीज का निर्माण करेगा। पर्टिकुलर कैपिलरीज का निर्माण करने का मतलब क्या है, चित्र देखिए, यहां पर जो बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड ब्लड वेसल्स एकदम घुस गया है, रीनल ट्यूब्यूल को क्रॉस कर रहा है और पूरा एक नेटवर्क या जाल लाइक स्ट्रक्चर जो यहां बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कैपिलरी। मतलब इफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस को छोड़ करके निकला और रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना लिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर कैपिलरीज। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर कैपिलरी का एक जो है ब्लड वेसल अगर लूप ऑफ हेनले के पैरेलल मूव करना शुरू कर दे, जैसे कि यहां देखिए पैरेलल मूव कर रहा है, यहां देखिए पैरेलल मूव कर रहा है, यहां पैरेलल मूव कर रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वासा रेक्टा। और यही पैरेलल मूवमेंट जो वासा रेक्टा का है वह आगे चल करके काउंटर करंट मैकेनिज्म में, जिसमें क्या होता है, ऑस्मोलरिटी जो होती है वो लोअर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में बढ़ने लगती है और ऑस्मोलरिटी अपर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर कम रहती है। तो ये जो ऑस्मोलरिटी का डिफरेंस है अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में, वो इसी पैरेलल मूवमेंट ऑफ वासा रेक्टा के कारण होता है। नहीं आ रहा है समझ में, फिर से कर बताते हैं। इफरेंट आर्टरियोल जो है वो कहां से निकला, ग्लोमेरुलस से निकला। ग्लोमेरुलस से निकला और देखिए किधर जा रहा है, रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ जा रहा है। रीनल ट्यूब्यूल की तरफ गया और रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक कैपिलरी का नेटवर्क बना दिया।
ठीक है, कैपिलरी का नेटवर्क बना दिया चारों तरफ। और जब ये बनाया तो यह क्या कर रहा है, इसी तो उसको हम लोग पर्टिकुलर कैपिलरीज बोल रहे हैं। और उसी पर्टिकुलर कैपिलरी का एक कैपिलरी जो है या एक हिस्सा जो है या एक पार्ट जो है वह लूप ऑफ हेनले के पैरेलल मूव करने लगा। तो जब लूप ऑफ हेनले के पैरेलल मूव ये करने लगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा का डेवलपमेंट आगे चल करके नेफ्रॉन को काउंटर करंट मैकेनिज्म को डेवलप करने में मदद करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि ऑस्मोलरिटी का डिफरेंस जो होता है वह लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब में और उसके पैरेलल मूव करने वाले वासा रेक्टा में डिफरेंट होता है, जिसके कारण अपर पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले के अंदर ऑस्मोलरिटी कम होती है, जबकि लोअर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर जब वो एक्सचेंज करता है आयंस को एंड वाटर को एंड डाइवर्स सॉल्यूट्स को, तो फिर लोअर पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले के अंदर ऑस्मोलरिटी तेजी से इंक्रीज करने लगती है। ओके, तो जरा हम इसको देख लें, हम ये भी इसको पढ़ लें जरा कि अगर इफरेंट आर्टरियोल जो है इफेरेंट आर्टरियोल जो है वह क्या कर रहा है, वह बना रहा है कैपिलरी नेटवर्क। इफेरेंट आर्टरियोल बना रहा है कैपिलरी नेटवर्क किसके, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड जो है वह क्या बना रहा है, कैपिलरी का एक नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, और इसी नेटवर्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर कैपिलरी, इसको हम लोग बोल रहे हैं पर्टिकुलर कैपिलरी। और इसी पर्टिकुलर कैपिलरी का एक माइन्यूट वेसल मूव करता है पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। और ये वासा रेक्टा जो है वो आगे चल करके क्या बनाता है, ये वासा रेक्टा आगे चल के क्या बनाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के डेवलपमेंट में मदद करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म के डेवलपमेंट में मदद करता है, जिसमें कि लोअर सेक्शंस ऑफ लूप ऑफ हेनले तक आते आते जो है वो ऑस्मोलरिटी जो होती है नेफ्रॉन की वो इंक्रीज करने लगती है। ठीक, अब हम देखें कि नेफ्रॉन का फंक्शन देखें तो नेफ्रॉन के द्वारा तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पर किया जाता है। सबसे पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। इसको जरा समझते हैं, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो जो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेफ्रॉन का, सबसे पहला हमारा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। समझते हैं जरा इसको, क्या है ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखिए, किडनी जो है वो लगभग 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड को पर मिनट फिल्टर करती है। किडनी जो है 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को पर मिनट जो है वो फिल्टर कर रही है। और ये जो 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड है, यह हर एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किए जाने वाले ब्लड का 1/5 होता है। 1/5 होता है। 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट के अंदर हार्ट का जो ईच वेंट्रिकल है वो जितना ब्लड को पंप करता है उसका लगभग 1/5 वाला हिस्सा, अराउंड 100
सॉरी अराउंड 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट जो है वो किडनी के द्वारा फिल्टर किया जा रहा है। अब ये जो किडनी के द्वारा जो ये ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है, इसके लिए किडनी के पास 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद है। सबसे पहला जो है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का अंदर वाला मेम्ब्रेन दैट इज एंडोथेलियम। ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल है इसका इनर लेयर्स दैट इज एंडोथेलियम। दूसरा है बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम, बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम। और ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच में एक बहुत ही फाइन मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी मौजूद होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग पानी को अपने फिल्टर में पानी को जो हमारा घर में जो फिल्टर नॉर्मल फिल्टर होता है वहाँ पर जिस तरीके से जैसे कि बालू डाल दिए, कोयला डाल दिए, चारकोल डाल दिए, सब उसके बाद फिल्टर पेपर लगा दिए तो अलग अलग लेयर में उसको छानते हैं पानी को, उसी प्रकार से किडनी के पास भी ये 3 स्ट्रक्चर्स मौजूद है ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के। ग्लोमेरुलस का अंदर वाला एंडोथेलियम, बोमेन कैप्सूल का बाहरी लेयर एपिथेलियम और इन दोनों के बीच में पतला सा बहुत ही फाइन बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अब बोमेन्स कैप्सूल का ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है इसका जो इपिथेलियल सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर पोडोसाइट्स का देखा जाता है। अब ये जो पोडोसाइट है इसका अरेंजमेंट बिल्कुल इंट्रिकेट होता है, इंट्रिकेट तरीके से ये अरेंज होता है, अरेंज होगा बहुत ही पास पास। अब बहुत पास पास अरेंजमेंट के कारण जो है बहुत ही कम स्पेस ये छोड़ता है। तो जो स्पेस ये छोड़ता है, बहुत ही माइन्यूट स्पेस जो ये छोड़ रहा है, माइन्यूट स्पेस जो ये छोड़ रहा है, लीव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, बहुत ही माइन्यूट स्पेस फिल्ट्रेशन स्लिट्स वहां पर मौजूद है। इसी के थ्रू, इसी फिल्ट्रेशन से मान लीजिए कि इस तरीके से है एकदम बिल्कुल पास पास, तो यहां बीच में जो गैप है इसी को हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलेंगे। अब फिल्ट्रेशन स्लिट्स इतना पास पास अरेंज्ड है कि बहुत ही कम स्पेस बचता है, जिसके कारण प्लाज्मा का जितना भी कंस्टिट्यूएंट है, प्लाज्मा का जो भी कंस्टिट्यूएंट सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के, एक्सेप्ट प्रोटीन, प्लाज्मा का जो भी कंपोनेंट है, जो भी कंस्टिट्यूएंट है जिससे प्लाज्मा बना हुआ है, उसमें प्रोटीन को छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा जो होता है वो बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में पहुंच जाता है, फिल्टर होकर के ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल में पहुंच जाता है। और इतना जो फाइन आप फिल्टर किए ब्लड को, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो सिंपल तरीके से देखें, किडनी लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को हर मिनट फिल्टर आउट कर रहा है। 3 इसके अंदर जो है इनबिल्ट स्ट्रक्चर्स मौजूद है इस काम के लिए। पहला ग्लोमेरुलस का अंदर वाला लेयर एंडोथेलियम, बोमेन कैप्सूल का बाहर वाला लेयर एपिथेलियम और दोनों के बीच में पाए जाने वाला पतला सा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इपिथेलियल सेल जो होता है बोमेन कैप्सूल का, उसको कहते हैं पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट्स इतना इंट्रिकेट मैनर में जुड़ा हुआ होता है कि बहुत ही पतला पतला सिर्फ स्लिट्स या पोर्स बस बच जाता है, जिसके थ्रू प्लाज्मा का सारा कंस्टिट्यूएंट मूव कर जाता है बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन के अंदर, सिर्फ कुछ प्रोटीन्स को छोड़ करके। तो इसीलिए हम लोग जो है इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब जो है हमारा किडनी जो है लगभग 180 लीटर ऑफ जीएफआर का डेवलपमेंट करता है, सॉरी जीएफ मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है हमारे बॉडी के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि हमारे नेफ्रॉन या किडनी के यूनिट के थ्रू जब ब्लड पास करेगा तो उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेट हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, आयनिक सब्सटेंसेस हो गए, तो उनको बॉडी से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता है। तो उन सब्सटेंसेस को हमारा जो ट्यूबुलर एरियाज ऑफ नेफ्रॉन है वह एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ये लगभग 180 लीटर के आसपास जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है हमारे बॉडी में पर डे डेवलप होता है,
पर डे लगभग 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो डेवलप होता है, और इसी को हम लोग जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। मतलब ग्लोमेरुलस से लेकर के वो ट्यूबुलर पार्ट में कितना फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में क्या क्या मैंने बताया आपको, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, प्रोटीनस पार्ट है, आयंस है, आयनिक सॉल्यूट्स है, तो जिनको आप बॉडी को, जिनकी आवश्यकता है बॉडी को, जिसको बॉडी से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता है, उसको जो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वह लगभग 180 लीटर के आसपास डेवलप होता है। अब ये जो 180 लीटर के आसपास डेवलप होता है, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की गति स्लो हो गई है तो हमारे बॉडी के अंदर जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस मौजूद होता है, वह एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको कहते हैं रेनिन, और यह रेनिन जो होता है यह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को के बनने की गति को तेज कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर अगर स्लो हो जाए तो उस स्थिति में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है ना, वह रेनिन नाम के हार्मोन को सेक्रेट कर देता है, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बनने के गति को फिर से तेज कर देगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को वापस फिर से नॉर्मल पे लेकर के चला आता है। तो यह हमारे बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म मौजूद होता है। दूसरा जो घटना मैंने आपको बताया अभी, वो हमारा क्या कहता है, वो कहलाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वह तो लगभग 180 लीटर पर डे के आसपास है, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन कितना हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन कितना हो रहा है, लगभग 1.5 लीटर के आसपास पर डे हो रहा है, इतना ही है। तो ये जो लगभग 90 या आप कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा, ये जो बच जो जा रहा है, मतलब 180 लीटर डेवलप हुआ, अब बॉडी से बाहर सिर्फ जो है 1.5 लीटर जो है यूरिन बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इसको डायूरेसिस कहते हैं। तो इतना जो डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि जब यह ट्यूबुलर एरियाज में हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव करता है तो उसको क्या कर लिया जाता है, उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ट्यूबुलर एरियाज के अंदर फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको बाहर जाने से रोक दिया जाता है। ये हमारा क्या कहलाया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और लास्ट क्या है, ये है ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। अच्छा, एक बात और यहाँ देखें कि रीअब्जॉर्ब करना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस उसमें वर्क करेगा। जैसे कि हम लोग देखें कि ग्लूकोज है या एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सोडियम है, तो इसका अगर रीअब्जॉर्प्शन करना है ट्यूबुलर एरियाज में नेफ्रॉन के, तो किससे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, इसमें आप एटीपी को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। एटीपी को खर्च करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को रीअब्जॉर्ब करना है, उसमें बहुत सारा आयनिक सब्सटेंसेस मौजूद होता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर रीअब्जॉर्ब करना है तो वह पैसिव तरीके से हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें किसी प्रकार के एटीपी को खर्च नहीं किया जाता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से नाइट्रोजनस वेस्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जबकि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए एटीपी को खर्च करना पड़ता है। ओके, तो ये तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। और तीसरा हमारा मैंने आपको बताया था नाम, ट्यूबुलर सेक्रेशन। क्या मतलब है,
ट्यूबुलर सेक्रेशन का मतलब ये हुआ कि बॉडी के आयनिक बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए लगातार ट्यूबुलर रीजन्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटासियम, हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटासियम को लगातार सेक्रेट करवाया जाता है, सेक्रेट करवा दिया जाता है। हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटासियम को लगातार जो है ट्यूबुलर एरियाज ऑफ नेफ्रॉन में डाला जाता है, जिसके कारण जो है बॉडी का आयनिक और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। तो 3 हमारा स्टेप हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया और ट्यूबुलर सेक्रेशन हो गया। इन प्रोसेसेस के द्वारा जो है हम लोग नेफ्रॉन का जो फंक्शन है उसको पूरा करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। गुड इवनिंग बच्चों, हम लोग एक्सक्रीशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और जो लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन का, एनिमल वाले सेक्शन का, दैट इज हीमोडायलिसिस। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ डिसऑर्डर्स या जो भी एक्सक्रीशन से जुड़ी हुई जो कुछ डिजीज़ या डिसऑर्डर ह्यूमन बींग्स के बॉडी में डेवलप होती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक सिंपल मैंने एक सेटअप यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है हीमोडायलिसिस के लिए। सबसे पहले समझ लीजिए क्या हीमोडायलिसिस है, क्यों इसका क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टर्म की, दैट इज कॉल्ड रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर क्या मतलब है इसका? रीनल फेल्योर का, रीनल का मतलब यहाँ पर है, रीनल फेल्योर का मतलब है यहाँ पर किडनी फेल्योर। अगर किसी प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई चोट या इंजरी हो गई तो उस समय आपका किडनी जो है वर्क करना बंद कर देता है। किडनी अगर काम करना बंद कर दिया तो उसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बंद कर देगा, तो आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन या सफाई बंद हो जाएगी, जिसके कारण ब्लड के अंदर काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होने लगेंगे। तो वो जो सिचुएशन है वो क्या कहला रहा है? रीनल फेल्योर कहला रहा है। फिर आपके पास बहुत ही कम ऑप्शंस बचता है। एक तो है कि आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा लें, ट्रांसप्लांटेशन करवाइए आप। ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव की आवश्यकता होती है। क्यों क्लोज रिलेटिव की आवश्यकता है? क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसप्लांटेशन या कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑर्गन को अपने बॉडी के अंदर आप प्लांट करते हैं या अपने बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होता है। टी लिम्फोसाइट्स जो है, टी लिम्फोसाइट ये इसका वर्क है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट का मतलब फॉरेन ऑर्गन या जो भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की आप लोग बात करते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब बाहर से कोई भी ऑर्गन पर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसके फंक्शन को ये क्या करता है? रोकता है, उसको काम करने से रोक रहा है। ठीक है, ये काम किसका है? टी लिम्फोसाइट का है। ग्राफ्ट रिजेक्शन इसका काम है। तो जब टी लिम्फोसाइट आपके ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को काम नहीं करने देगा तो आपको लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनोसप्रेसेंट खाना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी जिससे आप अपनी ही इम्यूनिटी को क्या करते हैं? दबाते हैं या काम करने से रोकते हैं। मतलब आप अपनी इम्यूनिटी को सुला के रखना चाहते हैं, सुसुप्ता अवस्था में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के फंक्शन को रोकेगा, उसको काम करने से रोकेगा। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस है। तो एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस। काफ़ी टाइम टेकिंग, काफ़ी कठिन, काफ़ी टीडियस है। वीक में 2 बार लोगों को करवाना पड़ता है। तो हीमोडायलिसिस का मतलब ये हुआ कि आप एक मशीन की मदद से, ये पूरा एक
सेटअप है मशीन का, जिसमें आप अपने ब्लड को साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड की मदद से, और ब्लड को साफ करते हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद फिर आपके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्लड में जमा होगा और फिर आपको इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस, मतलब रीनल फेल्योर या किडनी फेल्योर के बाद आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। 1950 में 1950 में यह प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ था हीमोडायलिसिस। जिन भी लोगों का या पेशेंट का किडनी फंक्शन नहीं कर रहा था, खराब हो गया था, तो इन्फेक्टेड हो गया था, इंजर्ड हो गया था, तो वहाँ पर इसको अप्लाई किया गया था। एक और तरीके से हम हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट का खुद का ही कोई पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेशेंट का अपना ही कोई ओन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, मतलब बॉडी का ही कोई इंपॉर्टेंट पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, खुद के ही बॉडी का कोई मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है और उससे जो है ब्लड को फिल्टर करने का प्रयास किया जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस भी एक तरीका है, लेकिन नॉर्मली हीमोडायलिसिस के द्वारा ही हम लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या है। यहाँ पर यह है कि आप मान लीजिए कोई भी आपका लोअर आर्म या हाथ है, तो वहाँ पर जो है उस जगह से एक कोई भी आर्टरी की मदद से जो है, आर्टरी से आप जो है ब्लड को, जो आपका इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि किडनी तो फंक्शन कर नहीं रहा है, तो इम्प्योर ब्लड को आप जो है यहाँ से निकालते हैं और पंप की मदद से इस चैम्बर के अंदर लेके आते हैं। इस चैम्बर को हम लोग डायलाइजिंग चैम्बर के नाम से जानते हैं। और इस डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर जो डायलाइजिंग फ्लूइड मौजूद होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड, उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल वही होता है जो आपके ब्लड के प्लाज्मा का ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल वह सेम है ब्लड प्लाज्मा के ऑस्मोटिक पोटेंशियल का। सिर्फ क्या है कि डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट नो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट। देखिए, तो आपने ब्लड निकाला आर्टरी की मदद से और उसको आप डाल रहे हैं किसमें, डायलाइजिंग चैम्बर में। अब दिमाग में ये बात भी आ रहा है कि जैसे ही ब्लड को निकालेंगे तो ब्लड क्लॉट कर सकता है, जम सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर उस ब्लड के अंदर हिपेरिन का एक इंजेक्शन लगा देते हैं। हिपेरिन क्या होता है, या एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, यह ब्लड को जमने नहीं देगा। तो हिपेरिन डाल करके आप ब्लड को, उसको फ्लूइड नेचर को मेंटेन करते हुए आप उसको इस डायलाइजिंग चैम्बर में डाल दिए, और यहाँ पर ये जो ट्यूब मौजूद है इसको सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब। और ये जो सेलोफेन ट्यूब होता है, ये जो सेलोफेन ट्यूब है, सेलोफेन ट्यूब, यह सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब बात यह भी है कि क्यों है ये सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए है क्योंकि ब्लड जो यहाँ पर जब मूव करेगा इस सेलोफेन ट्यूब के थ्रू, तो सेलोफेन ट्यूब जो होता है वह पोरस होता है, मतलब इसमें पोर्स मौजूद होता है, ये पोरस है। तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी मात्रा ज़्यादा है, मतलब ट्यूब के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा है, और डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो डिफ्यूजन का लॉ क्या कहता है, कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। तो सेलोफेन ट्यूब के अंदर मूव करने वाला जो ब्लड है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वह सेलोफेन ट्यूब से निकल करके डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर होने लगेगा। यहाँ देखिए वेस्ट यहाँ से निकल करके ट्रांसफर होगा, क्योंकि ट्यूब तो पोरस है, पोर बना हुआ है, और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो करते हुए यह ट्यूब से निकल करके इस चैम्बर में आकर जमा होने लगेगा, आपका ब्लड जो होगा बिल्कुल साफ हो जाएगा। ध्यान किन किन चीज़ों का रखना है जब भी हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि
किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? सबसे पहले डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, पीएच को कांस्टेंट रखना है, बफरिंग एक्शन को कांस्टेंट रखना है, कंट्रोल करना है, बफरिंग एक्शन को कंट्रोल करना है, लगातार ग्लूकोज जैसा जो सॉल्यूट है उसको ऐड करते रहना है। जब ग्लूकोज जैसे सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे तो चैम्बर के अंदर का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो मेंटेन रहेगा। तो टेम्परेचर को, पीएच को, बफरिंग एक्शन को, इन चीज़ों को हम लोग को कंट्रोल करना है। अब यहाँ पर जो डायलाइजिंग फ्लूइड जो यूज हो गया वो धीरे धीरे रिंस आउट करके यहाँ पर यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो जमा होता रहेगा और यहाँ से हम लोग फ्लूइड को अंदर डालेंगे, डायलाइजिंग फ्रेश फ्लूइड को। यहाँ पर यूज्ड फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हैं काम के बाद और फ्रेश फ्लूइड को अंदर कर रहे हैं। जब फ्रेश फ्लूइड को अंदर करेंगे तो सबसे पहले कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर के द्वारा, ये हमारा जो है वो वॉच या प्रेशर कंट्रोलिंग मशीन यहाँ लगा हुआ है, इसके द्वारा फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को सबसे पहले आप जो है ट्यूब के अंदर डालें और यहाँ से मूव करके जो है इस चैम्बर में पहुंचा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम इसको सर्कुलेट करेंगे कि इसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर डायलाइजिंग फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू द डायलाइजिंग फ्लूइड, ये ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, पूरा प्रोसेस जो होगा अप एंड डाउन हो जाएगा। इसीलिए लगातार यूज किया हुआ रिंसिंग फ्लूइड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भरा हुआ है उसको लगातार बाहर निकालते रहना है और यहाँ से कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर के चैम्बर से डाल करके फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को टेम्परेचर कांस्टेंट करके सर्कुलेट करके लगातार इस चैम्बर के अंदर इंटर करवाते रहना है। इन चीज़ों का हमको ख्याल रखना है। तो हीमोडायलिसिस सिंपल तरीके से कहें तो यह डायलाइजिंग चैम्बर और सेलोफेन ट्यूब का बना हुआ एक ऐसा सेटअप है जिसमें व्यक्ति के अशुद्ध खून को, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भरा हुआ है, पंप की मदद से चैम्बर में डालते हैं। सेलोफेन ट्यूब जो होता है उसमें छिद्र मौजूद होता है, पोरस होता है। इसके थ्रू जब क्रॉस करता है तो ब्लड के अंदर जो बड़े बड़े प्लेटलेट्स के टुकड़े हैं, यहाँ पर क्या क्या मौजूद होगा, यहाँ प्लेटलेट्स का टुकड़ा मौजूद होगा, यहाँ पर प्रोटीन का टुकड़ा मौजूद होगा। तो प्लेटलेट और प्रोटीन का साइज तो बहुत बड़ा है जिसके कारण वो सेलोफेन ट्यूब से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट तो काफ़ी माइन्यूट है, वो आसानी से इससे बाहर निकलता रहेगा और डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर आकर के जमा होता रहेगा। यूज्ड को इधर और लगातार फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को इसके द्वारा इंटर करवाते रहेंगे और जब लगातार इसमें इंटर करवाते रहेंगे तो हमारा ब्लड बिल्कुल यहाँ पर जो है साफ हो जाएगा और साफ ब्लड को हम लोग वेन की मदद से एंटी हिपेरिन फिर से डाल देंगे। एंटी हिपेरिन डाल करके वापस फिर से बॉडी के अंदर उसको इनकलकेट कर देंगे। जब भी हमारा किडनी फेलियर होता है तो बॉडी के अंदर यूरिया जमा होने लगता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया होने लगता है और ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया है इस घटना को हम लोग यूरेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक। अगर एक दो और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कभी कभी किडनी के अंदर इंसॉल्युबल क्रिस्टलाइज्ड मास ऑफ ऑक्जेलेट्स भी जमा होता है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि किडनी के अंदर जो है बिल्कुल अघुलनशील, नहीं घुलने वाला कुछ क्रिस्टलाइज्ड पार्ट ऑक्जेलेट्स का जमा होने लगता है, जिसको हम लोग पत्थर अपने भाषा में कहते हैं और बायोलॉजिकल भाषा में उसको कहते हैं रीनल कैलिक्यूल। वो जो पत्थर है वो एक्चुअली क्रिस्टलाइज्ड इंसॉल्युबल मास है, किसका, ऑक्जेलेट्स का या साल्ट का। साल्ट या ऑक्जेलेट का अघुलनशील क्रिस्टलाइज कुछ टुकड़ा जो होता है वो किडनी के अंदर जब डेवलप होने लगता है तो उस कंडीशन को हम लोग रीनल कैलिक्यूली के नाम से जानते हैं। और अगर एक और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस मैंने बताया था आपको कि एफरेंट आर्टेरियोल का टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, मतलब कैपिलरी का गुच्छा है जो कि एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है और उसी ग्लोमेरुलस का जो इंडोथीलियम होता है
वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर सूजन आने लगता है, इन्फ्लेमेशन आता है। तो ग्लोमेरुलस का क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ग्लोमेरुलस का क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हुआ या किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज मास ऑफ ऑक्सीडेट या साल्ट का डेवलपमेंट हुआ, तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है वह एक सर्टेन डिसऑर्डर है जो कि किडनी से रिलेटेड। मुझे लगता है आपको हीमोडायलिसिस बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा यूरेमिया के बारे में, रीनल कैलिक्यूली के बारे में और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। इस तरीके से हमारा जो है बच्चे यह चैप्टर जो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन जो भी है वो ख़त्म हो चुका है। लाइफ प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया है। हमने डाइजेशन डिस्कस किया, रिस्पायरेशन डिस्कस किया, एक्सक्रीशन डिस्कस किया, सर्कुलेशन एंड हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लांट वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे और उसको बेहतर तरीके से ख़त्म करेंगे। ओके।